हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के 9 भाग कल तक हमने कर लिए थे। कल हमने जो भाग करा था उसके अंदर HRA जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 के अंदर कानपुर में, और राम प्रसाद बिस्मिल और सचिदानंद सिन्हा और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर संस्थापक थे। तो उसी पार्ट को करते हुए हमने HSRA जो हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, उसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद ने उसकी स्थापना की थी। और उसके बाद में एक आगे की घटना को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर, आप यहां पर हमसे जुड़कर लॉट ऑफ नॉलेज अपना बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपका सपोर्ट रहा है तो 350 करीब हुए हैं सब्सक्राइबर, तो आप इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कोई पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस दी जाती है, लेक्चर डिस्कशन होता है। जिस तरह से मैं अभी आपको लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ उस तरह से लेक्चर डिस्कशन के भी लेक्चर्स हैं, और अभी तक 9 इसके पार्ट्स आ चुके हैं। ये 10th पार्ट है, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना होगा, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स हैं, ठीक है। और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी वहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ और टेक्स्ट दिया जाता है। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, स्टोरी के फॉर्म में हम क्वेश्चन वहाँ पर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो अभी हमने जो लास्ट तक हमने पढ़ा था, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह राजगुरु ने सांडस हत्याकांड जो हुआ था उसके अंदर जो भी उनका रोल हुआ था उसको डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके आगे अब जस्ट मैंने वो पार्ट वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया था, जल्दी ब्रेक कर दिया था। मुझे केंद्रीय विधानसभा बम कांड को भी वहाँ डिस्कस करना चाहिए था, कोई नहीं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो 8 अप्रैल 1929 की बात थी। तो 8 अप्रैल 1929 की बात थी कि वहाँ पर सरकार को डराने के लिए बटुकेश्वर नाथ और भगत सिंह ने बम हमला किया था केंद्रीय विधानसभा, ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा में ऐसा हुआ कि केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल की बात थी, दोनों जने केंद्रीय विधानसभा में गए और उन्होंने बस बम फेंके, ठीक है। अंदर जाके विधानसभा में बम फेंक दिए। तो इसके बाद में क्या हुआ, सिर्फ उनका ये उद्देश्य था कि उनको सरकार को इंगित किया जाए, ठीक है ना, डराया जाए, ये उनका उद्देश्य था। तो इस विधानसभा में जो बम फेंके गए उसके बाद में फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने एक नारा दिया, जिस नारा का नाम था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने नारा दिया। इसके जो रचयिता थे मोहम्मद इकबाल, इसके रचयिता थे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मोहम्मद इकबाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से ये फरार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस होता है। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ वो, इस घटना से मैं आपको यहाँ तक कहना चाहूँगा कि यहाँ से हमारा युवा जो वर्ग था क्रांति का, उसे दबाया गया, ठीक है। और जो घटना हुई उस घटना के बारे में मैं आपसे डिस्कस इतना नहीं करूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप अगर इस ब्रीफ में भी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो 1929 की ये घटना है। 1929 के अंदर क्या हुआ कि सांडस हत्याकांड हुआ। सांडस हत्याकांड का केस चला तो केस किन किन पर चला, अभी देखो कि बटुकेश्वर नाथ वहाँ पर नहीं थे, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये वहाँ पर नहीं थे। HSRA में वहाँ नहीं थे, ठीक है। वहाँ पर बटुकेश्वर नाथ थे, फिर भी उनका ऊपर केस चलाया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव राजगुरु और जतिन दास। अब यहाँ पर 2 जने बढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले वाले तो हैं ही, यहाँ पर 2 जने बढ़ चुके हैं, इनके ऊपर केस चलाया गया, ठीक है। केस चलाया गया तो इनमें क्या हुआ कि इनको कैद कर दिया गया जेलों के अंदर कैद किया गया। तो ब्रिटिश सरकार के सामने एक इन्होंने अपनी राय रखी, अपनी मांग रखी कि हमें राजनीतिक कैदी बनाने की मांग करें क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप, और वो क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं राजनीतिक कैदी बनने की मांग पर, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, खाना पीना अच्छा नहीं देते थे। और वहाँ पर भगत सिंह जी तो जो थे उनको पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था। अंतिम वक्त तक, जब तक फांसी हुई, उन्होंने अंतिम वक्त तक अपनी पुस्तक पढ़ते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको ये थी कि मुझे अच्छे अच्छे नॉवल मिल जाए ताकि मैं अंदर बैठ के पढ़ सकूँ,
ठीक है, ये सारी चीजें चाहते थे। और इसी के दरमियान उन्होंने भूख हड़ताल करी और साथ में क्या हुआ कि 64वें डे जो 64वें दिन थे, जतिन दास की मृत्यु हो गई भूख से। ठीक है, भूख से शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ठीक है, पर वहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये बटुकेश्वर नाथ जो थे ये बच गए। ये क्या रीजन था मैं आपको इसके सामने अभी नहीं कहना चाहूंगा, पर इन्होंने जो भी झूठी गवाही दी या सरकारी गवाह बने तो वो सब चीज़ों के दरमियान वो छूट चुके थे। ठीक है, यहाँ तक का हमने आपको बताया, आपको मेरे हिसाब से समझ में आया भी होगा। 27 फरवरी की जो बात आती है, 27 फरवरी को क्या होता है कि ये थोड़ी सी पहले की घटना है, जब ये सब लोग कैद में हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, तो यहाँ से आज़ाद जो थे वो भाग चुके थे। आज़ाद भाग गए थे। आज़ाद को इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क के अंदर गोली मार दी गई और वह शहादत को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। भगत सिंह, इनको, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। जो मेरा आज का पेपर था, फर्स्ट फ्रंट थंबनेल था, वो भी यही था। कल से मैं इसी को लगा रखा था क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ भगत सिंह का फैन हूँ, तो यहाँ तक का मैंने आपको कवर भी लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक का इन तीनों को फांसी दी गई, ये जो कवर था यहाँ तक का फांसी दी गई। यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही निंदनीय था ये सारा जो था प्रोसेस, पर जो हो गया उसको, और HSRA की समाप्ति हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, इनको जैसे ही दी गई तो यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था उसकी गतिविधियों को सदैव के लिए अंत हो गया। मतलब अब राजनीति के अंदर नव युवाओं को इतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और इतने वहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाया। उसके बाद भी थे काफ़ी हमारे क्रांतिकारी जो भाई थे वो थे, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया। ठीक है, बंगाल में इसके समांतर में अगर देखें तो वहाँ पर भी आपको डिस्कस करेंगे हम कि क्या क्या प्रोसेस हुआ था। पर यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि गांधीदास पैक्ट जो 1924 के अंदर हुआ, इससे पहले हुआ था। ठीक है ना, गांधी जी, CR दास और मोतीलाल और नेहरू, इन चारों के मध्य हुआ था ये हुआ था गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट आपको सिर्फ याद रखना है, ये प्लस जो लिखा हुआ है ये मोतीलाल नेहरू ही है, नेहरू नहीं है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू आप याद रखिएगा। ये कंटेंट, ये व्यक्ति थोड़ा सा आगे जाके हमें और भी चीज़ें समझाएंगे। और चरखे का प्रयोग गांधी जी ने यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो चरखे का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने चरखे का प्रयोग गांधीदास पैक्ट 1924 के बाद में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या था। तो आगे यहाँ पर साइमन कमीशन, एक्चुअल में साइमन कमीशन था क्यों, साइमन कमीशन क्या था, अपन ने साइमन कमीशन पहले भी पढ़ा। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो कहता था कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की जांच की अपेक्षा सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट बना देता था। मतलब अभी तक भारत के अंदर जो प्रशासन था वो सब कहाँ से चल रहा था, वो चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत के अंदर ऐसा प्रशासनिक जो है उसमें सुधार लाया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर साइमन कमीशन को बुलाया गया। तो उस समय जो अध्यक्ष थे तो जॉन साइमन थे इस कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। 1819 एक्ट के अनुसार 1827 में क्या हुआ था कि साइमन जो थे वो अध्यक्ष बने थे, एक आयोग की गठन किया गया था। ये जो आयोग, इसका गठन 27 में किया गया था, 28 में ही भारत आया। ठीक है ना, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यहाँ पर ये बात कही गई थी। और श्वेत कमीशन बोला गया, इसको क्या बोला गया सॉरी, श्वेत कमीशन इसको बोला गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो भारत की तरफ से यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व करता ही होगा, पर वो करता तो ब्रिटिश शासन का ही कोई व्यक्ति था। तो बीकन हेड जो थे उन्होंने भारत की सचिव बने थे। ठीक है ना, बीकन हेड, इसे हिंदी में थोड़ा सा अशुद्ध कह सकता हूँ मैं, तो ये वो भी नाम इसको कह सकते हैं कि ब्रिकन हेड, ऐसा जॉन ब्रिकन हेड ऐसा नाम बोला जाएगा। आगे मैं इसको वापस क्लियर कर दूंगा कि क्या था। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्या थे, ये भारत के तरफ से थे। ठीक है ना, साइमन कमीशन जो था ये सुझाव देता था कि सुझाव दे, और इसमें क्या हुआ कि 1901 के अनुसार इन्होंने ये एक चीज़ बोली थी कि जहाँ जहाँ ये गए थे, तो ये जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था वहाँ वहाँ ही साइमन कमीशन गया था।
पर वहां पर क्या किया, लोगों ने उसका विरोध किया, ठीक है ना। जहां जहां ये गया इस आयोग का विरोध किया गया था और इस आयोग को काले झंडे दिखाए गए थे। और भारत में भी जब आए थे तो लाला लाजपत 1928 के अंदर साइमन कमीशन विरोध किया था, प्रदर्शन किया था, तो लाला लाजपत राय पर पुलिस की तरफ से लाठी की चोट से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ तक का अपनी रिपोर्ट भी जो प्रस्तुत करेगा 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा देगा, ठीक है ना। सबमिट करवा दी। 1928 से 1930 के मध्य 2 बार भारत आए थे साइमन कमीशन, जो साइमन थे वो 2 बार भारत आए थे। 1928 के अंदर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक का आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। पर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हुआ था इसके बाद में यहाँ तक जो घटनाएं घटी 1930 के अंदर इसकी रिपोर्ट जब पेश हुई, उसके बाद में उसके आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे, इस पे विचार विमर्श किया गया था, इसी के बाद हुआ था। तो वो गोलमेज सम्मेलन भी आगे आएंगे। तो किस बिहाफ पे किया गया था, तो साइमन कमीशन के बिहाफ पे किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक और रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। पर यहाँ से साइमन कमीशन से मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मेरी तरफ से कि मैंने इसको पढ़ा है कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पर जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए, उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे भारत में, राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व का जो दौर था वो वहां तक निर्णायक दौर तक पहुंच चुका था, ठीक है ना। इस यहाँ तक साइमन कमीशन तक जो था वो निर्णायक दौर तक पहुंच चुका था। लगभग भारत के आंदोलन जो थे निर्णायक दौर पर आ चुके थे कि भाई अब हमें चाहिए कुछ भी करो, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट बहुत ही जटिल थी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट को भी हम 1928 की बात, नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ था, लॉर्ड वर्किन हेड, इसको वर्किन हेड भी बोलते हैं, वर्किन हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वर्किन हेड और बिकिन हेड भी कहा गया। तो भारत के सचिव बिकिन हेड थे, ये आपको पता ही है, अभी बताया था। पर इसमें कोई भी अपना स्वयं संविधान, मतलब यहाँ पर ये चीज बोली गई थी कि वर्किन हेड ने बोला कि भारत को संविधान बनाने की चुनौती दी, ठीक है ना। कहा कि आप अपना स्वयं का संविधान बनाइए, ठीक है। वर्किन हेड जो अध्यक्ष थे, हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं मानेंगे, साइमन कमीशन नहीं मानेंगे। तो वो बोले कि आप अपना बनाओ, पर आप अपना बना के बता दो हमारे को। तो यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने तो सिर्फ ऐसा सोचा कि ठीक है ये इंडियन है, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। पर वहां पर एक गलती उनसे हो गई, उन्होंने कह दिया और भारतीयों ने कहा ठीक है चलिए हम अपना संविधान प्रस्तुत करेंगे। तो क्या हुआ कि 28 फरवरी, जो ऊपर लिखी हुई डेट 28 मई को दिल्ली के अंदर सर्वदलीय सम्मेलन किया गया और वहां पर क्या हुआ, आयोजन किया गया और वहां पर ये प्रस्तुत किया गया, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अंदर, इस रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी इसका सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। विरोध में, इसके विरोध में 14 सूत्री मांग रखी कि आप 14 हमारे मान लीजिए, हम आपको देंगे, सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ तक कि आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ क्या बोला गया था कि हम निर्माण होगा, योजनाएं और काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। कुल मिला के हम अपना जो संविधान बनाए उस चीज के बारे में डिस्कस किया गया था। इस रिपोर्ट के अंदर डोमिनियस स्टेट अधिराज्य की बात भी हुई थी, ठीक है ना। स्वतंत्र हो जाएं हम, डोमिनस हो जाएं, डोमिनस स्टेट की मांग की गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी हुई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना, अब यहाँ तक कि हमें सारी चीजें समझ में आ गई कि इस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है ना। इस समिति ने 28 अगस्त को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा, ठीक है ना। यहाँ तक का मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको इसमें कर देता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री जो थी वो चीज़ ये क्या थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी, वो 14 सूत्री मांगों में मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पहला उनकी प्राथमिकता थी कि भाई चुनाव जो भी हो, निर्वाचन की सुविधा हो, प्रथम निर्वाचन की सुविधा हो, केंद्र तथा प्रांतीय 2 तरह के मंत्रिमंडलों में मुस्लिमों के लिए 1/3, कितने, 1/3, ठीक है ना, मुस्लिमों के लिए क्या करें कि 1/3 आप हमको, सॉरी मुसलमानों के लिए लिख देता हूं मैं इसको, मिस्टेक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो मुस्लिमों के लिए 1/3 उनको सीट्स देनी है, ये चीज कही गई। और इसी के साथ मुस्लिम बहुल्य वाले प्रांत को पुनर्गठन, मतलब आ गई यहाँ पर बात,
और ये भी कह दिया गया है कि राज्यों की सभी सेवाओं में मुस्लिमों के लिए भी पद आरक्षित किए जाएं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुस्लिमों के लिए उन्होंने 3-4 मांगे रखी। 14 सूत्री थी, मैं बड़ी बड़ी खास जो है वो बता देता हूँ। तो इन्हें ही 14 सूत्री मांगे कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ तक का जो चला है हमने यहाँ तक जो भी किया है, उसके बाद में अब हम जो भी आगे करने जाएंगे उसके बाद हम 4-5 लेक्चर के बाद हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए स्टे ट्यून। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ें, भीड़ भाड़ वाली एरिया में ना जाएं, मास्क पहनें और हाथ को सैनिटाइज करें। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।